नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पूरे देश को झकझोर देने वाली दिल्ली गैंगरेप में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। गैंगरेप के 4 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। पूरा देश चाहता है इन दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। लोगों को लगता है कि निर्भया के गुनहगारों को जितनी कड़ी सजा मिलेगी उसका संदेश उतना ही बड़ा होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा, ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि निर्भया जैसी शैतानी मानसिकता की शिकार हुई वो जस की तस है। दिल्ली गैंगरेप के बाद जनता का खून खौल उठा था। सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बदलना पड़ा, लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? दिल्ली से लेकर दतिया तक और मोंगा से लेकर मुंबई तक गैंगरेप की घटनाएं क्यों नहीं रुकी? आज बड़ी बहस का मुद्दा यही है कि निर्भया गैंगरेप के बाद भी समाज सुधरा क्या? तो सवाल बहुत बड़ा यह है कि फांसी भी हो जाए तो सोच बदलेगी क्या? सबसे पहले चलते हैं, निर्भया के पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि दुख की घड़ी भी है और एक सुकून भी है मन में कि सजा, दोषी पाया गया है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा गया है, लेकिन आपको लगता है कि अगर फांसी भी दे दी जाए तो यह समाज सुधरेगा क्या? जी, अगर इनको फांसी दी जाएगी तो जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा। जो युवाओं को थोड़ा डर होगा कि हम अगर इस तरह का कोई काम करते हैं तो हमको सख्त से सजा भुगतनी पड़ेगी, यहाँ तक कि फांसी का भी सामना करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मैसेज होगा देश के लिए। ये बहुत बड़ा मैसेज होगा। अवनींद्र, आप उनके दोस्त थे निर्भया के, आप उनके साथ थे उस दिन। क्या आपको लगता है कि फांसी की सजा के बाद भी समाज की सोच बदल पाएगी? फांसी की सजा एक केस के लिए सजा है, लेकिन समाज को बदलने के लिए अभी हमें काफी फासला तय करना पड़ेगा। काफी फासला? क्या क्या लगता है आपको? क्या क्या? आई थिंक मुझे हर चीज में रिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमारे पुलिस जितनी अभी सक्षम है उतनी अपराध रोकने के लिए काफी नहीं है। जितना हमारा कानून है, कानून हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं सही से हो पाता है। और बाकी जैसे केसेस जो हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं उसकी रफ्तार काफी धीमी है। पेंडिंग केसेस की रफ्तार काफी धीमी है। कई सारे प्रोमिसेस हुए थे, कई सारे प्रोमिसेस आपके परिवार को भी हुए थे सरकार की तरफ से। सरकार ने अपने कितने वादे पूरे किए हैं? सर, पहले ये जानना चाहूंगा। हाँ जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि सरकार ने उस वक्त जब बहुत देश में शोर शराबा मचा था तब कई सारे आपको सुविधाएं देने का ऐलान किया था, क्या वो सभी सुविधाएं दे दी उन्होंने? हाँ जी, हमको सरकार ने जो भी कुछ कहा था सब पूरा कर दिया, उसमें से कुछ भी बाकी नहीं रहा है। लेकिन बड़ा सवाल सर, आपकी बेटी तो शहीद हो गई, उसने बलिदान दे दिया देश के लिए। आपको क्या लगता है लोगों की सोच क्यों नहीं बदल पा रही है? लोगों की सोच बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा। हम इसी वजह से एक बात हमेशा कहते आ रहे हैं, कहते ही रहेंगे कि जब भी माँ बाप के लिए है कि जब भी माँ बाप के बच्चे घर से निकलते हैं, चाहे नौकरी के लिए, चाहे किसी भी काम के लिए, चाहे स्कूल के लिए, तो उनको एक संदेशा जरूर होना चाहिए कि बेटा घर से जा रहे हो, कोई ऐसा रास्ते में या कहीं पूरे दिन के अंदर कोई ऐसा काम न करो जिससे हमें शर्मसार होना पड़े या हमारे समाज में कोई गंदगी फैले। फिर वो घर आते हैं तो भी उनको पूछना चाहिए, उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा कब और कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अगर वो कुछ तनख्वाह लेकर आता है तो पता है कि इतनी तनख्वाह है तो आज इतना पैसा कहाँ से लाया। इस विषय में माँ बाप को जानने का अधिकार है और जानना चाहिए। इसी तरह से समाज में ये कुरीतियां हटाई जा सकती है। आपको क्या लगता है पिताजी, क्या निर्भया के मामले में आपसे कोई चूक हुई? हाँ जी, क्या आपको लगता है कि आपसे कोई चूक हुई निर्भया के मामले में? हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। शायद हमारे से कोई चूक संपर्क नहीं हो पा रहा है अवनींद्र, लेकिन आप पिता से कुछ कहना चाहेंगे, निर्भया के पिता से? मैं तो फिलहाल उनसे मिलकर काफी कुछ कर चुका हूं, तो अभी तो कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए।
अमरिंदर, आप जिस तरह के ट्रोमा से गुजरे, आपने उन हालात को बयान किया था, उन परिस्थितियों को बयान किया था, कई बार आप मीडिया से रूबरू हुए उस घटना के बाद, आपको क्या लगा कहां कहां कमी है और कहां कहां उन कमियों को बदलने की जरूरत है? हम सबसे बड़ी बात है कि हम बाहरी जितनी भी कमियां हैं, जैसे हम सभी को दोष देते हैं एटलीस्ट, कि हम कहते हैं कि हमारा कानून ठीक नहीं है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, हम पानी पी के गाली देते हैं पुलिस वालों को, नेताओं को, सिस्टम को, सब चीज को गाली देते हैं। लेकिन जब अपनी खुद करने की बारी आती है, मैं अगर एग्जांपल लूं कि अपने घर में अगर वायलेंस हो रहा है तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि हम बाहर निकलेंगे तो सभी हमें सही मिलेगा। तो ये हमारा आई थिंक ये पहल जो है काफी इनिशियल लेवल से, हम घर से, समाज से, मोहल्ले से और इस तरह से शुरू होना चाहिए। और ठीक है, अगर आपको कहीं भी कंप्लेन है तो उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको कंप्लेन फायर करिए। इतना विश्वास रखिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में, कि आपको न्याय मिलेगा। और उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन हाँ, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जो जुडिशरी है हमारी फास्ट हो जाएगी, हमारा पुलिस जो है हमें प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेगा, हमारा जो नेता है हमसे कनेक्ट रहेगा, और यही अपेक्षा शायद हमें एक बेहतर भारत की तरफ अग्रसर कर सकती है। बेहतर भारत की तरफ अग्रसर कर सकती है। पिताजी, मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा था कि माता पिता को भी खास ख्याल रखना चाहिए, बच्चा कहाँ आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे जा रहा है। आपको लगता है निर्भया के मामले में आपसे कोई चूक हुई है? नहीं, हमारे से बिल्कुल चूक नहीं हुई है। हमने कोई ऐसा, हम अपने बच्चों पे हमारी तब भी नजर थी, आज भी नजर रहती है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसलिए हमारे से कोई चूक नहीं हुई है। आप क्या चाहते हैं अब आप इस लड़ाई जो निर्भया ने शुरू की है, जो देश को जगाया है, उसको किस तरह से आगे ले जाना चाहते हैं? हम इस लड़ाई को तब तक ले जाना चाहते हैं जब तक कि हर तरह से इधर समाज की बुराइयां खत्म न हो जाए, लड़कियों के साथ इस तरह की छेड़खानी रुक न जा सके, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। किस फॉर्म में जारी रखना चाहेंगे? क्या उसके लिए कोई फाउंडेशन बनाएंगे, उसके नाम पर, उसकी याद में कोई ट्रस्ट बनाएंगे? मेरे ख्याल से अमरिंदर संपर्क हमारा कट गया है उनसे, लेकिन अमरिंदर, बात की अगर हम शुरुआत करें यहाँ पर, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आधा फैसला आ चुका है, आधा फैसला आ चुका है। कितने संतुष्ट हैं आप, और आपको क्या उम्मीद है न्यायपालिका से? न्यायपालिका से हमें डे फर्स्ट से उम्मीद थी, और आज जो भी सजाएं सुनाई गई हैं, जो भी उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं FIR, जो वो मैक्सिमम सजा होती है उस अपराध के लिए। तो कहीं ना कहीं हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कल का जो फैसला आएगा कि जो उसमें जो फांसी, पुलिस कहीं ऊपर से नहीं आती है, आसमान से नहीं आती है, पुलिस हम में से, आप में से, हमारे परिवार का कोई सदस्य होता है। तो हम जो समाज में, वही मैंने कहा कि जब इंडिविजुअल लेवल पर वो सारे फेलोज देख रहा है और यही करते हुए बड़ा हो रहा है और पुलिस सिस्टम में भी जाता है, तो वो सारी चीजें वही अप्लाई करता है। और मैंने यही फेस किया कि हमारी पुलिस इतनी लाचार है और इतने ऑड शिफ्ट में काम करती है, बिना उसके पास सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है। दिल्ली इज जो सबसे बड़ा हमारी राजधानी है, वहाँ की अगर ये हम बात करें तो उसकी स्थिति कुछ बेटर हो सकती है और राज्यों से, जैसे मैं अगर यूपी से कंपेयर करूं और स्टेट से कंपेयर करूं, लेकिन और राज्यों में इतनी बुरी स्थिति है कि वो खुद एक दया के पात्र भी हो सकते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी द्वारा चलाए जा रहे हैं, या उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। वो अपनी शायद ही, मतलब अपनी जो एक तरह से अपना जो प्रोसेस है वो निरपेक्ष रूप से नहीं कर पाते हैं। तो ये भी हमें ही देखना पड़ेगा कि हाँ, कि इसको कैसे चेंज करें। अपनी दोस्त को किस तरह से याद करना चाहेंगे आप? आज जब इतना बड़ा हादसा, इतने बड़े ट्रॉमा से आप गुजर चुके हैं, आपका परिवार गुजर चुका है, निर्भया का परिवार गुजर चुका है, आज जब ये फैसला आया है, आप उसको किस तरह से याद करना चाहेंगे? उसको तो उन्होंने एक जागृति, एक अवेयरनेस हमें दिया है, और हमें, हमारा एक कर्तव्य है, हमारी एक मोरल ड्यूटी बनती है, हमारे समाज के प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी बनती है कि जो हमने अपनी जान पे, हमने बहुत सी कुर्बान, हमने जो हमारी जो एक तरह से हमने जो सहा है वो कोई ना सहे, और उसके लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं, यही एक उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और यही हमें करना चाहिए। निर्भया के सपने क्या थे, क्या बनना चाहती थी वो अपनी जिंदगी में, और आखिरी बार आपकी किस टॉपिक पर उससे बातचीत हुई थी? वो जैसे नॉर्मल कोई भी लड़की ग्रेजुएशन करने के बाद उसका एक करियर उसके सामने होता है,
उसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स सामने होते हैं, उसके भाई बहन सामने होते हैं, वैसे ही उनके भी सपने थे। और लास्ट टॉकिंग की बात करें तो लास्ट टॉकिंग हमारी, हम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना दुख देखा था, और हम कोशिश करते थे कि हम उस घटना को, उस पल ना याद करें, हम कोई दूसरी बातें उनसे शेयर करें। बिल्कुल, इंसाफ की जंग आप लंबे समय से लड़ रहे हैं, लगभग 9 महीने हो चुके हैं दिसंबर से लेकर अब तक। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये लड़ाई कितनी और लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब में जाएंगे, सब में रिव्यू लगा सकते हैं। इतनी लंबी लड़ाई इतने दुर्गम केस की, लेकिन हमारे देश में जुडिशरी का सिस्टम इस तरीका का है, आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे आप? 100% ये हमारा एक राइट भी है, एक एज ए कंप्लेनेंट मेरा राइट है कि हाँ, जो दोषी हैं उनको प्रॉपर सजा के लिए जो भी चीजें होती है करनी चाहिए। और ये रही बात हमारी लड़ाई कब तक चलेगी, लड़ाई हमारी जब तक चलेगी जब तक मैं जिंदा हूँ, और जब तक हमारे समाज का कोई भी अपराधी किसी भी महिलाओं के लिए बुरी नजर से देखता है, सोचता है या अपराध करता है। और ये सबकी लड़ाई है, क्योंकि अगर हम एक अपने समाज में हम महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते तो हमारा जीना व्यर्थ है। आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है मिस्टर पांडे, लेकिन इस पूरी घटना ने आपकी जिंदगी को किस तरह से बदला? बिफोर 16 दिसंबर मैं ऐसे ही था जैसे कि कोई भी होता है, जॉब करता है, ऑफिस से आता है, मूवीज देखने जाता है, दोस्तों के साथ टाइम एक्सपेंड करता है। और ये घटना अचानक ऐसी थी कि जैसे कि जो चीजें हम न्यूज में पढ़ते थे और इग्नोर कर देते थे, न्यूज़पेपर आता था, हम देखते थे, और शायद हम कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाते थे। ये सबकी गलती है, सभी ऐसा ही करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपके ऊपर बीतती है या अपनों के ऊपर बीतती है, तो आप उस चीजों को, ये एक जो समाज की सबसे बड़ी बुराई है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते हैं, तो उससे रूबरू या उसमें जीने का एक मौका मिला। और ये एक बुराई सही, एक दुष्स्वप्न की तरह मैंने इसको जिया है। और लेकिन हाँ, वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि मैं आगे कुछ अगर कर पाऊँ अपने सोसाइटी के लिए, जहाँ मैं जी रहा हूँ, जहाँ मैं रह रहा हूँ, और अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए, तो ये मैं उसको कुछ पॉजिटिव रूप दे सकता हूँ। क्या सोचा आपने, क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहेंगे पॉजिटिव रूप में आप? मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी सिस्टम से, या फिर कि वो हमें कुछ आके कुछ इस तरह से कहें कि आप इस तरह करो। मैंने इसके लिए, मेवा फाउंडेशन है हमारी, रजिस्टर हमने, हमारी NGO है, उसके थ्रू मैं कुछ करने की मेरी कोशिश जारी है कि मैं कुछ अपने तरीके से कर पाऊँ। मेरा खुद का प्रयास है ये। और खुद का प्रयास है? यस। क्या करना चाहेंगे आप इस NGO के जरिए? मैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जहाँ पे भी जो एजुकेशन का, जहाँ पे मेरा मानना ये भी है कि जैसे जब एजुकेशन का अभाव रहता है, अज्ञानता रहती है, तो सारे अपराधों की जड़ ये भी है। तो वो सारे चीजों के लिए मेरी लड़ाई रहेगी। आपको लगता है कि जो 16 दिसंबर के बाद के दृश्य देखे, आप तो अस्पताल में थे, बाकी चीजें थी, टेलीविजन पर आपने जरूर देखे होंगे, देश में जिस तरह का आक्रोश था वो भी आपने देखा होगा, लोग सड़कें ऊपर उतरे वो भी आपने देखा होगा, सरकार ने कानून बदला वो भी आपने देखा होगा, लेकिन आपको लगता है 9 महीने बाद भी कि देश कुछ बदला है? क्योंकि ये मैं दिखा रहा हूँ 16 दिसंबर के बाद की दरिंदगी, इतना लंबा मेरे पास पेज है आज तक का, 24 तारीख तक का, जिसमें हर दूसरे या तीसरे दिन गैंग रेप हुआ है किसी न किसी के साथ। तो ये अपराध, ये हमारे नंबर्स नहीं, हमारे तमाचे हैं, और हम सबके ऊपर हैं। जो हम कहीं भी बैठ के, हम ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कशन, अगर हमारे पास ऐसा कोई लॉ हो, क्योंकि हमारे वहाँ तो एक है कि हाँ, एक व्यक्ति का अधिकार है, हमारे संविधान में है, लेकिन उसका दुरुपयोग कौन कर रहा है उस पर भी एक हमारी लगाम होनी चाहिए। क्योंकि उनके वो ऐसे पोजीशन पे कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको कई लोग अंधभक्ति और अंधश्रद्धा की वजह से फॉलो कर लेते हैं। तो एक कानून होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल। किस तरह का कानून चाहते हैं आप? जो भी गुमराह कर रहा है इस तरह से, जो भी अगर जो सही पिक्चर जो होना चाहिए, अगर जैसे कि वो गुमराही कर रहे हैं, अगर उनके कुछ भी लोग उनकी बातों को ऐसी पोजीशन पे थे कि लोग उनको फॉलो करते थे, उनकी बातों को मानते थे, और कई लोगों को वो मास को, मतलब कई हजारों लोगों को वो एक तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, जो सच्चाई वो नहीं बता रहे थे। तो ये अगर हम कोर्ट या फिर सरकार संज्ञान लेके ऐसे लोगों को बहुत पहले उनको सजा मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी। मुझे पता है आपके पास वक्त की कमी है, 8:30 हो चुके हैं, आपको हमारे दूसरे चैनल न्यूज एक्स पर भी जाना है। मैं अपनी बहस को शुरू करता हूं। वर्तिका, सबसे पहले मैं आपको लेना चाहता हूं, और वर्तिका, मेरा सबसे पहला और सीधा सवाल, क्या फांसी से देश और समाज की सोच बदल जाएगी? क्योंकि ये देखिए, ये लिस्ट है, गैंग रेप कितने हुए हैं उसके बाद।
एक भी नहीं रुका। हर दूसरे दिन या हर एक दिन में 2-2, एक दिन में 3-3, ये पूरी की पूरी लिस्ट है। मुंबई शक्ति मिल हम भूले नहीं है। देखिए दीपक, सोच तो फांसी ना देने से भी नहीं बदलेगी, इसलिए मैं मानती हूँ कि फांसी मिलनी चाहिए। जैसी फांसी की बात होती है, मैं ये भी जानती हूँ कि मानवाधिकार के नाम पर बहुत से लोगों को बड़ा दुख होता है। आज मैं देख रही थी, बार बार किसी ने एक स्टेटमेंट दिया कि इनमें से एक एक्यूज्ड कोर्ट में रो रहा था। रो तो ये परिवार बहुत दिनों से रहा था, रो बहुत सी औरतें रही थी, रो बहुत से वो लोग भी बहुत सी वो फीमेल्स भी रो रही थी जो असल में किसी दौर में किसी तरह से विक्टिमाइज हुई थी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई थी पुलिस के पास जाने की। दूसरी बात यह है कि इस नहीं, मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल वो नहीं है। मैं नारी मुक्ति पर यहाँ पर लेक्चर नहीं सुनना चाहता। नहीं, मैं ना, सवाल ये है कि समाज क्यों नहीं सुधर रहा है? क्या इस सोच के बाद समाज बदल जाएगा? क्या ऐसा होने से समाज सुधर जाएगा? समाज तब सुधरेगा जब वो एक एग्जाम्पल देखेगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये होगा, आपके साथ ये हो सकता है। अभी समाज को ये लगता है आप बड़े से बड़ा अपराध कर लीजिए और आप आराम से छूट जाएंगे। और वो ही नहीं, आप अगर विक्टिमाइज कौन होगा? जो विक्टिम है वही फर्दर विक्टिमाइज होगा। हमें दीपक इस चेहरे को बदलने की बहुत गहरी जरूरत है। आज मुझे एक बात को देखकर ज्यादा खुशी हुई जब जब मामला कोर्ट में होने के बाद उन एक्यूज की तस्वीरें सारे चैनल्स दिखाने लगे। मैं समझती हूँ कि लीगली पहले दिखाना मना था, लेकिन अगर अब दिखाया जा रहा है, एक तरह के हम ये बहुत साफ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देख लीजिए ये विक्टिम, ये एक्यूज्ड हैं। इससे पहले होता ये रहा है कि कोई भी पीड़ित है तो पूरा समाज आंखें उठाकर उसकी तरफ देखता है कि देखिए ये है पीड़ित। मैं चाहती हूँ समाज की नजरें बदलें, और जिस दिन नजरें बदलेंगी उसी दिन चीजें बदलेंगी। आपने सवाल तो है ना, वो नहीं बदल रही। सवाल यही है, वो नहीं बदल रही। एपी सिंह जी है हमारे पास, एक्यूज के लॉयर। उन्होंने इस केस में डिफेंडिंग काउंसिल की भूमिका की थी। एक एक्यूज के लिए खड़े हुए थे, 2 एक्यूज के लिए खड़े हुए थे। किस के लिए खड़े हुए थे? अक्षय ठाकुर, कुमार सिंह और विनय। अक्षय और विनय के लिए आपकी क्या दलील है? पूरे देश ने देखा क्या हुआ, चश्मदीद गवाह मौजूद है, उसने पहचाना। ठीक है, कानूनी हक है उसको, लेकिन आपको लगता है कि नैतिक हक था उनके पास कि अपना केस लड़े? नहीं, इन 2 एक्यूज की जहां तक बात करूं, जो डिफेंस दी गई थी, जो मैंने इंगेज होने, काफी सेंसेशनल मैटर था दीपक जी, और इसमें पहले मैंने मना किया था, लेकिन बाद में इंगेज इसी आधार पर जब मैंने इनसे जेल में मुलाकात की तो उन्होंने ये बताया कि मैं वहां था, अपने औरंगाबाद बिहार था उसने बताया, और उसने कहा म्यूजिकल प्रोग्राम में था। और दोनों ने अपने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देने की बात कही, और जो बाद में आई भी वो सामने भी आई। इस आधार पर ये दोनों इनोसेंट रहे और ये बात रखी गई। वो बात अलग है, आज जजमेंट है, आज कन्विक्ट हैं, वो दोषी हैं, दोषी पाए गए हैं। वो बात आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जहां भी जाएगी वो आगे बात आएगी। यहां नहीं मानी गई वो भी चीज ठीक है, लेकिन वो बात ऑन रिकॉर्ड है। बात ये आती है कि जहां तक ये बात की गई, जैसा कि विषय है कि फांसी हो भी जाए तो क्या सोच बदलेगी। सबसे बड़ी बात क्या है, इस केस में क्या हुआ, पूरी तरह से राजनीतिकरण किया गया। आज भी आप अगर देखें तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का क्या स्टेटमेंट है कि कल फांसी की सजा दे दी जाएगी। तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ऐसा, जब जुडिशियल ट्रायल चल रहा है, जज साहब के पास पेंडिंग है, ना प्रोसिक्यूशन कह सकता है, ना डिफेंस कह सकता है, ना ही संसद को या हमारे मंत्रियों को इतना अधिकार दिया गया है कि क्या वो इस मामले में इतनी अपनी राय या अपने आदेश को दे सकते हैं। इस तरह से जो एक्यूज हैं या जो लोग इम्पार्शल हैं, जो निष्पक्ष रूप से देख रहे हैं उस बात को, तो उन्हें लगता है क्या ट्रायल करा। कितने एडवोकेट कहते हैं, काउंसिल कहते हैं, क्या आप वहां ट्रायल कर रहे हैं, वहां का तो जजमेंट आ गया है, वो उनकी आ रही है, व्हाइट आ रही है, उन्होंने कह दिया है। तो इस तरह की बातों से भी इफेक्ट पड़ता है। ट्रायल हो, ट्रायल की तरह चलना चाहिए। मैं जानना चाह रहा हूं क्या इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट चला, ट्रायल बहुत अच्छी बात, चलना चाहिए। सभी महिलाओं के लिए जो भी इस तरह का अपराध है जहां बात आती है और फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, जल्दी से जल्दी डिसीजन होना चाहिए। और मैंने इस बात को स्वयं अपने पे भी निभाया पूरी तरह से। जब से मैं इसमें एंगेज हुआ वेरी फर्स्ट डे से, उस दिन से आज तक हर दिन, प्रत्येक दिन मेरी अपीयरेंस रही, हर दिन आया, किसी दिन अब्सेंट नहीं हुआ, किसी दिन मेरी वजह से कोर्ट में केस एडजर्न नहीं हुआ। एवं यहां तक जब मैं एक दिन आर्गूमेंट के दौरान डायबिटीज शुगर नील होने की वजह से मैं गिर गया, तो मैं रात को तो 10:30 बजे तक राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में था। एम्बुलेंस ले गई, कोर्ट से ले गई मुझे, और उसके बाद फिर अगले दिन चौरसिया जी, अगले दिन मैं 10 बजे अपने पार्ट पे आर्गूमेंट के लिए पहुंचा। लोग घर पर मुझे देखने आ रहे थे, लेकिन मैं कोर्ट में आर्गूमेंट के लिए पहुंचा। मुकेश नायक जी, जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला। मुकेश नायक जी, क्या एक होम मिनिस्टर को यह कहने का हक है कि कल फांसी दे दी जाएगी?
देखिए, उन्होंने अदालत को एड्रेस नहीं किया है, देश की जनता के सामने उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है। ये ऐसी ही मंशा थी जैसे प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने लोकसभा में कहा था कि ये इतनी घिनौनी हरकत है कि इस पर फांसी दे देना चाहिए। पूरे देश की जनता ने इस तरह का आक्रोश प्रकट किया था। चाहिए और दे दी बहुत जाएगी, लोग कह रहे थे कि ऐसे फर्क है। केसों में फांसी देना चाहिए। मैं भी आपके चैनल पर दीपक जी आज कह रहा हूं कि ऐसे निकृष्ट लोगों को फांसी दे देना चाहिए। तो होम मिनिस्टर का जो बयान है वो अदालत को एड्रेस नहीं किया, उन्होंने अपने देश की जनता को एड्रेस किया है, जो उनका मौलिक अधिकार है, जो उनका मौलिक अधिकार है। मतलब इसमें बिफोर मैं एक बात ट्रायल बोलना चाहती जजमेंट हूँ। आ जाना चाहिए, ट्रायल पूरा ना हो पाए और जजमेंट पहले आ जाना चाहिए। आप यही चाहते हैं? क्या आप जो संसद में बैठे हुए बलात्कारी, गुंडे, बदमाश, माफिया, भूमाफिया और जिन्होंने रेप भी किए हैं, मर्डर भी किए हैं, किडनैपिंग किए हैं, रोबरी के मुकदमे चल रहे हैं, क्या आप उनके लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर बयान देंगे कि उनका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, उनका केस डे टू डे हियरिंग पर चले और उनके लिए होम मिनिस्टर या माननीय सुषमा स्वराज जी ऐसा भाषण देंगी कि इनको फांसी दे दी जाए? ये बहुत गंदे हैं। आपने अभी देखा, जनता ने देखा सारा, जब बिल आया इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यह आदेश आया कि उसमें जो क्रिमिनल हैं वो नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। जब उनका बिल आया तो सभी पार्टियां एक हो गई। ये भी जनता देख रही है। ये एक्यूज में देख रहे हैं जो तिहाड़ जेल में है, वो भी वहां टीवी लगे हुए, वो भी देख रहे हैं कि अपने मुद्दे पर एक हो गए और हमारे मुद्दे के लिए फांसी की बात करते हैं, हमें मानव अधिकारों का भी हनन करने की बात करते हैं। इसे आप क्या कहेंगे? आरती मेहरा जी, पहले आप, क्योंकि दोनों पर सवाल है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ये बात कही है, दोनों ने उस कानून को बदला है। अगर कोई आदमी जेल में है, वो वोट नहीं दे सकता, तो वो चुनाव कैसे कर सकता है? दीपक जी, एक समय पे भारत में दहेज के बहुत सारे, हर रोज इसी तरह रेप की तरह दहेज के केसेस रोज सुनने को मिल रहे थे। एक सख्त कानून आया, 7 साल के अंदर अगर लड़की या उसके परिवार वाले दर्ज कराते हैं तो पूरा परिवार जिस पे भी दोषारोपण होता है उनको एक बार जेल भेज दिया जाता है। उस सबका एक असर देखिए कि धीरे धीरे जो असर हुआ, आज डाउरी के केसेस बहुत कम हुए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, लेकिन उसका एक असर बिल्कुल हुआ। सहमत नहीं हूँ मैं। बिल्कुल एक मिनट, इसी तरह से आज अगर फांसी दी जाएगी, अगर फांसी दी जाएगी, बीच में ना बोलिए प्लीज, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रही। अगर आज फांसी दी जाएगी तो इसका असर देखने को मिलेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, कोई ज्यादा नहीं होता, अब वो किसी को 3 साल, किसी को 7 साल का भी, एक वो मेडिकल की स्टूडेंट को उसके रेप के बाद वो जो आरोपी थे वो 3 साल के बाद बाहर आ गए, और वो लड़की आज तक, या वो एसिड केस वाले सारे केसेस याद करिए जिनके एसिड केसेस है, उस लेडी को याद करिए जो अपने लिए इच्छा मृत्यु मांग रही है। ऐसे सब केसेस में आरती जी ये सवाल नहीं उठाया था, सवाल उठाया, सांसद की बात कर अरे आरती जी कर रही हैं। आरती जी सवाल ये नहीं उठाया था, सवाल उन्होंने ये उठाया था कि किसी के केस को तो आप फास्ट ट्रैक में छोड़ दो और कोई खुला छूट जाए जैसा आप बता रही हैं। लेकिन जब ये बात आई कि जेल में रहकर कोई नेता चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि जेल में रहकर वो वोट भी नहीं डाल सकता, तो आप सब लोगों ने मिलकर 24 घंटे के अंदर उस कानून को बदल दिया। इस पर बताइए आप। देखिए उसमें दीपक जी, अगर आप देखें पॉलिटिकल और जब तक केस प्रूव होने की बात और ओपन और शट केस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की बात में हमने फांसी की बात जो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। अब आप अगर उस केस में जाते हैं तो उस केस के लिए आपको एक पूरी चर्चा रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें ऐसे केस जिसमें आरोप उनके तय नहीं हुए, अभी वो आरोपी से भी नहीं होंगे आरोप, तो यही उनके बात आई पास कि जो धनबल आरोपी है, है जनबल है और बाहुबल है, उनके आरोप नहीं तय होंगे। मैडम, उनके आरती जी, उनके आरोप कभी नहीं तय हो पाएंगे क्योंकि उनके पास धनबल है, जनबल है, बाहुबल है। उनके गवाह होस्टाइल हो जाएंगे, धमका दिए जाएंगे, उनके गवाहों के खिलाफ मुकदमे रजिस्टर हो जाएंगे, उनका जीना दुबर हो जाएगा, इसलिए वो होस्टाइल होके बरी होके आएंगे। लेकिन इनके पास न धनबल है, जनबल है, न लेकिन सिंह साहब, आप ये आर्गुमेंट इस केस में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दरिंदगी से एक लड़की को मौत के घाट उतारा गया है, दरिंदगी से। मैं आपके आर्गुमेंट से सहमत हूँ, लेकिन इस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के क्लाइंट की हमको सबसे बड़ी उसके ऊपर सब नहीं है जहां पर देश के किसी इलाके में गैंग रेप नहीं हुआ हो। सवाल यह है, ये समाज क्यों नहीं सुधरता? क्या बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं? देखिए, जो भी पुरुष सत्तावादी समाज होता है वो
इतनी आसानी से और इतने घटनाओं के हो जाने के बावजूद ऐसे नहीं सुधर जाता है। इस समाज को सुधरने के लिए जरूरी है कि पूरी व्यवस्था में सुधार हो, समाज का जो नेतृत्व है उसमें सुधार हो। जिस तरह औरत की स्थिति है, जो उसकी अस्मिता के प्रति हमारा सोच है, एक अकेली औरत अगर कहीं मिल जाए, एक छोटी सी बच्ची हो या बूढ़ी औरत हो, अधेड़ औरत हो, उसको भोगी की वस्तु समझने की जो मानसिकता है, उसके चलते आज इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। और कम से कम निर्भया के केस में दीपक जी एक बात तो हुई है कि एक कोर्ट की जो सब प्रक्रिया है वो सामने आई कि आप न्याय त्वरित दे सकते हैं। 7 महीने के अंदर आप 85 विटनेस को सुन के और तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करके आप कानून जुर्म को साबित कर सकते हैं। लेकिन जो 90,000 मामले लंबित हैं, क्या उनको भी इसी प्रक्रिया से ले जाया जाएगा? अगर ले जाया जाएगा तो मानसिकता के सुधार का एक रास्ता वो हमें दिखाई पड़ता है कि अगर मान लीजिए आप उनमें से आपने 500 लोगों को भी सजा दी और कड़ी से कड़ी जो सजा निहित की गई है वो दी, तो फिर शायद समाज में एक संदेश जाता है कि अगर आप ऐसी घटना इस तरह की आप दरिंदगी करेंगे तो आप बच के नहीं निकल सकते हैं, आपको कानून के शिकंजे में जकड़ा जाएगा और आपको निश्चित तौर पर सजा दी जाएगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम सब लोग सड़कों पर उतरे, आंदोलन हुआ, इतना सब कुछ मांगे उठाई गई, तब जाके निर्भया के मामले को तत्काल, क्योंकि दुनिया की निगाह, ये सिर्फ देश की निगाह नहीं है इस मामले पर, दुनिया की निगाह है, इसलिए इस मामले को इस तरह से निपटाया गया। आज भी गांव की औरत न्याय के दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रही है, न्याय मिलना तो दूर है दीपक जी। तो ऐसे में ये कहना कि ये समाज क्यों नहीं बदलता, ये समाज बदलेगा जब पुरुषवादी सोच बदलेगा, ये समाज बदलेगा जब औरत को बराबरी का दर्जा मिलेगा, परिवार ये तय करेगा कि लड़के लड़की में कोई भेद नहीं होगा, दोनों को बराबर के अवसर मिलेंगे, बराबर की जिंदगी मिलेगी, बराबर का सम्मान मिलेगा। तो जब तक ये सारी बातें ठीक से समाज के रंजना जी, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि पुरुषवादी सोच है, माफ कीजिएगा, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। इस देश में अब से एक साल पहले तक जब प्रणब मुखर्जी की जगह राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी हैं, लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार जी हैं, सुषमा स्वराज जी जो हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, कई देश के मुख्यमंत्री और कई महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं बैठी हैं, कई सारी रीजनल पार्टी ऐसी हैं जो जयललिता, ममता बनर्जी, मायावती जी तरह की नेता चला रही हैं, फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पे पुरुषवादी सोच है? हमको तो लगता है कभी कभी पुरुषों को आरक्षण मिलना चाहिए। दीपक जी मुझे एक बात कहने का मौका दें और मैं अपनी बात स्पष्ट करूं कि आप इन सबके बावजूद इतनी सारी महिलाओं नेता का आपने नाम गिना दिया, मैं सबका सम्मान करती हूं, लेकिन आप एक छोटी सी बात देखिए कि महिला आरक्षण विधेयक जिसके जरिए औरत को नेतृत्व मिलता, और आपने देखा है जब गांव में नेतृत्व मिला है तो औरतें तमाम काम करी और उनका सम्मान भी बढ़ रहा है, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है, वो हिंसा से भी लड़ सकने की क्षमता उनके अंदर बन रही है। लेकिन आप बताएं कि इतनी महिला नेताओं के होते हुए भी महिला आरक्षण विधेयक नहीं पास हो पाया, राज्यसभा में हुआ, लोकसभा में नहीं हो पाया, तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है इन महिला नेताओं की ताकत है कि वो तमाम पुरुषों के शिकंजों में जो पार्टियां चल रही हैं उसके ऊपर डोमिनेट कर पाए, उसके ऊपर इस अपनी बात को कह पाए? वो बात दूसरी है कि सत्ता में आने के लिए वो पुरुषों का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन औरत तक सत्ता पहुंचाने की अभी हिम्मत आज की राजनीति में बैठी हुई महिलाओं के हाथ में नहीं पहुंची है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो खेल है, जब आप क्रिकेट के मैदान में उतरते हैं दीपक जी, तो खेल आप उसी के कानून के हिसाब से खेलते हैं ना। जब आप जो भी स्पिन बॉलिंग हो रही है, फास्ट बॉलिंग हो रही है, तो जो तय किया गया है मापदंड वही है। तो राजनीति आज भी पुरुषवादी समाज के जो खेल के नियम है उसके तहत चल रही है। ये महिलाएं वहां पर नेतृत्व जरूर कर रही हैं, लेकिन अपने सर्वाइवल के लिए, अपने नेता बने रहने के लिए वो उस खेल के नियम को नहीं बिगाड़ना चाहती हैं, वो महिलाओं को इसमें शामिल नहीं करना चाहती हैं। महिलाओं को हक अधिकार के लिए छोटा से भी दरवाजा खोलने की अभी उनके अंदर ताकत दिखाई नहीं पड़ रही है। ताकत नहीं की भावना नहीं है उनकी, तो इसका मतलब तो आपस में जाकी रहे भावना जैसी, क्या है प्रभु मुहूर्त देखी तैसी, जाती रहे भावना जैसी प्रभु मुहूर्त। भावना से ज्यादा डर है, वैसे मैं ये मानती हूँ कि अगर पॉलिटिकल सुप्रीमो पावर है, सुप्रीमो डर भी है, सुप्रीमो पावर है, महामहिम राष्ट्रपति के पद पे रही, दूसरे के बाद यूपीए चेयरपर्सन है, लोकसभा के सभी सांसदों को चलाने वाली अध्यक्षा जी हैं,
प्रदेशों की माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा जी हैं, और इससे बड़ी क्या उन्हें क्या डर है? उनके जो नीचे सबसे सारे बड़ा डर ये है कि अगर हमने मुंह खोला और हमने अगर ये बोला तो बाकी सब क्या बोलेंगे? डर कि से हम क्या उन्हें डर इतनी किसका बड़ी है? चीजें, उन्हें डर महिला किसका है? क्या सशक्तिकरण। आपको अभी लगता है आप सोनिया देखिए, गांधी को आपको किसी चीज मालूम का है- डर है? आप बताइए, एक मिनट वर्तिका बताइए, क्या आपको लगता है? नहीं, मुकेश सोनिया नायक जी, लगता है आपको सोनिया गांधी जी को किसी का डर है? दीपक, आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं मुकेश नायक जी से पूछ रहा हूँ, जो किसी का कांग्रेस के डर नहीं राष्ट्रीय है। प्रवक्ता हैं। और महिला, अच्छा, मैं इस बात ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूं कि महिला की भागीदारी को और भी सुनिश्चित करने की जरूरत है, और भी उनमें स्वावलंबन। यहाँ पर देश के किसी इलाके में गैंग रेप नहीं हुआ हो, सवाल ये है, ये समाज क्यों नहीं सुधरता? क्या बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं? देखिए, जो भी पुरुष सत्तावादी समाज होता है वो इतनी आसानी से और इतने घटनाओं के हो जाने के बावजूद ऐसे नहीं सुधर जाता है। इस समाज को सुधरने के लिए जरूरी है कि पूरी व्यवस्था में सुधार हो, समाज का जो नेतृत्व है उसमें सुधार हो। जिस तरह औरत की स्थिति है, जो उसकी अस्मिता के प्रति हमारा सोच है, एक अकेली औरत अगर कहीं मिल जाए, एक छोटी सी बच्ची हो या बूढ़ी औरत हो, अधेड़ औरत हो, उसको भोगी की वस्तु समझने की जो मानसिकता है, उसके चलते आज इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। और कम से कम निर्भया के केस में दीपक जी एक बात तो हुई है कि एक कोर्ट की जो सब प्रक्रिया है वो सामने आई कि आप न्याय त्वरित दे सकते हैं। 7 महीने के अंदर आप 85 विटनेस को सुन के और तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करके आप कानून जुर्म को साबित कर सकते हैं। लेकिन जो 90,000 मामले लंबित हैं, क्या उनको भी इसी प्रक्रिया से ले जाया जाएगा? अगर ले जाया जाएगा तो मानसिकता के सुधार का एक रास्ता वो हमें दिखाई पड़ता है कि अगर मान लीजिए आप उनको, उनमें से आपने 500 लोगों को भी सजा दी और कड़ी से कड़ी जो सजा निहित की गई है वो दी, तो फिर शायद समाज में एक संदेश जाता है कि अगर आप ऐसी घटना इस तरह की आप दरिंदगी करेंगे तो आप बच के नहीं निकल सकते हैं, आपको कानून के शिकंजे में जकड़ा जाएगा और आपको निश्चित तौर पर सजा दी जाएगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम सब लोग सड़कों पर उतरे, आंदोलन हुआ, इतना सब कुछ मांगे उठाई गई, तब जाके निर्भया के मामले को तत्काल, क्योंकि दुनिया की निगाह, ये सिर्फ देश की निगाह नहीं है इस मामले पर, दुनिया की निगाह है, इसलिए इस मामले को इस तरह से निपटाया गया। आज भी गांव की औरत न्याय के दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रही है, न्याय मिलना तो दूर है दीपक जी। तो ऐसे में ये कहना कि ये समाज क्यों नहीं बदलता, ये समाज बदलेगा जब पुरुषवादी सोच बदलेगा, ये समाज बदलेगा जब औरत को बराबरी का दर्जा मिलेगा, परिवार ये तय करेगा कि लड़के लड़की में कोई भेद नहीं होगा, दोनों को बराबर के अवसर मिलेंगे, बराबर की जिंदगी मिलेगी, बराबर का सम्मान मिलेगा। तो जब तक ये सारी बातें ठीक से समाज के रंजना जी, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि पुरुषवादी सोच है, माफ कीजिएगा, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। इस देश में अब से कुछ एक साल पहले तक जब प्रणब मुखर्जी की जगह राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी हैं, लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार जी हैं, सुषमा स्वराज जी जो हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, कई देश के मुख्यमंत्री और कई महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं बैठी हैं, कई सारी रीजनल पार्टी ऐसी हैं जो जयललिता, ममता बनर्जी, मायावती जी तरह की नेता चला रही हैं। फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पे पुरुषवादी सोच है? हमको तो लगता है कभी कभी पुरुषों को आरक्षण मिलना चाहिए। दीपक जी मुझे एक बात कहने का मौका दें और मैं अपनी बात स्पष्ट करूं कि आप इन सबके बावजूद, इतनी सारी महिलाओं नेता का आपने नाम गिना दिया, मैं सबका सम्मान करती हूं, लेकिन आप एक छोटी सी बात देखिए कि महिला आरक्षण विधेयक जिसके जरिए औरत को नेतृत्व मिलता, और आपने देखा है जब गांव में नेतृत्व मिला है तो औरतें तमाम काम करी और उनका सम्मान भी बढ़ रहा है, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है, वो हिंसा से भी लड़ सकने की क्षमता उनके अंदर बन रही है। लेकिन आप बताएं कि इतनी महिला नेताओं के होते हुए भी महिला आरक्षण विधेयक नहीं पास हो पाया, राज्यसभा में हुआ, लोकसभा में नहीं हो पाया, तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है इन महिला नेताओं की ताकत है कि वो तमाम पुरुषों के सिकंजों में जो पार्टियां चल रही हैं उसके ऊपर डोमिनेट कर पाए, उसके ऊपर इस अपनी बात को कह पाए? वो बात दूसरी है कि सत्ता में आने के लिए वो पुरुषों का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन औरत तक सत्ता पहुंचाने की अभी हिम्मत आज की राजनीति में बैठी हुई महिलाओं के हाथ में नहीं पहुंची है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो खेल है, जब आप क्रिकेट के मैदान में उतरते हैं दीपक जी, तो खेल आप उसी के कानून के हिसाब से खेलते हैं ना। जब आप जो भी स्पिन बॉलिंग हो रही है, फास्ट बॉलिंग हो रही है, तो जो तय किया गया है मापदंड वही है। तो राजनीति आज भी
पुरुषवादी समाज के जो खेल के नियम है उसके तहत चल रही है। ये महिलाएं वहां पर नेतृत्व जरूर कर रही हैं, लेकिन अपने सर्वाइवल के लिए, अपने नेता बने रहने के लिए वो उस खेल के नियम को नहीं बिगाड़ना चाहती हैं। वो महिलाओं को इसमें शामिल नहीं करना चाहती हैं। महिलाओं को हक अधिकार के लिए छोटा से भी दरवाजा खोलने की अभी उनके अंदर ताकत दिखाई नहीं पड़ रही है। ताकत नहीं की भावना नहीं है उनकी, तो इसका मतलब तो आपस में जाकी रहे भावना जैसी, क्या है प्रभु मुहूर्त देखी तैसी, जाती रहे भावना जैसी प्रभु मुहूर्त। भावना से ज्यादा डर है। वैसे मैं ये मानती हूँ कि अगर सुप्रीमो पावर है, सुप्रीमो डर भी है, सुप्रीमो पावर है। महामहिम राष्ट्रपति के पद पे रही, दूसरे के बाद यूपीए चेयरपर्सन है, लोकसभा के सभी सांसदों को चलाने वाली अध्यक्षा जी हैं, प्रदेशों की माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा जी हैं, और इससे बड़ी क्या उन्हें क्या डर है? उनके जो नीचे सबसे बड़ा डर ये है कि अगर हमने मुंह खोला और हमने अगर ये बोला तो बाकी सब क्या बोलेंगे? डर से उन्हें डर किसका है? उन्हें डर महिला किसका है? क्या सशक्तिकरण। आपको लगता है सोनिया गांधी को किसी चीज का डर है? आप बताइए, एक मिनट वर्तिका बताइए, क्या आपको लगता है? मुकेश नायक जी, लगता है आपको सोनिया गांधी जी को किसी का डर है? दीपक, आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं मुकेश नायक जी से पूछ रहा हूँ, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और महिला, अच्छा, मैं इस बात से सहमत हूं कि महिला की भागीदारी को और भी सुनिश्चित करने की जरूरत है, और भी उनमें स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की जरूरत है। उन्होंने बोला कि उनको डर है के लिए इन तमाम। नहीं, मुकेश नायक जी, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो पार्टी में बड़े पदों पर महिलाएं बैठी हैं, उनको इस बात से डर है कि कहीं पुरुष प्रधान समाज उनकी सत्ता न खींच ले, इसलिए सर्वाइवल के चक्कर में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सोनिया गांधी जी को किसी चीज का डर है? सोनिया जी हमारी नेता हैं, 100-150 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की नेता है, उन्हें किस बात का डर है? तो फिर महिला बिल पास क्यों नहीं? पहले से तो फिर 9 साल से महिला बिल पास क्यों नहीं? मुकेश नायक जी, सरकार भी वो चला रही है, सब कुछ चला रही है, महिला बिल पास कराना चाहती है। आखिरी सवाल क्लोजिंग की है, फिर आखिर महिला बिल पास क्यों नहीं हुआ है? देखिए, महिला बिल जो लोकसभा में पास होना है, वो सभी राजनीतिक दलों को, सभी पार्टियों को मिलकर पास करना है, और उसमें एक मत नहीं होने के कारण वो बिल पास नहीं होता है। कौन लोग सारे लोग एक हो गए, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट सारे लोग एक हो गए। आरती मेहरा जी, क्लोजिंग कमेंट आपका, 30 सेकंड है आपके पास। दीपक जी, कौन लोग हैं जो इस बिल को पास होने नहीं देना चाहते हैं? आप इस बात को स्पष्ट करवाइए। मैं एक मिनट, रंजना जी अभी जो कह रही थी, मैं उनकी बात से एग्री नहीं करती। मेरी पार्टी ने एटलीस्ट संगठन के अंदर 33% महिलाओं के लिए रिजर्व किया है, और भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है पूरी तरह से महिलाओं को। कांग्रेस कमिटेड नहीं है, आप कह रही हैं सोनिया गांधी कमिटेड नहीं है। रिजर्वेशन दिलाना, आप कह रही हैं सोनिया गांधी कमिटेड बिल्कुल नहीं है। कमिटेड होती तो इतने बिल इन्होंने पास कराए, इन्होंने बिल्कुल कमिटेड नहीं है, अंदर से करना नहीं चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और पूरी महिला वर्ग ये देखेगा। दीपक जी 30 सेकंड, मैं टाइम एक्सीड कर गया हूँ। दीपक जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष के इतिहास में जो अधिनियम और बिल पास हुए हैं, पूरा देश याद रखेगा। आप वन अधिकार अधिनियम को देख लीजिए, फूड सिक्योरिटी बिल को देख लीजिए आप। अरे तो महिला बिल भी पास करा देते ना, महिला बिल भी पास करा देते ना मुकेश नायक जी। वक्त मेरे पास इतना ही है, वक्त मेरे पास इतना ही। आप चाहेंगे तो इस इशू पे मैं एक स्पेशल डिबेट रख लूंगा, आप सबको बुलाऊंगा, क्योंकि मेरा भी सबसे दिलचस्प विषय है। मैं भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर महिला बिल पास क्यों नहीं हो रहा है। फिलहाल रुकेंगे।